श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् इदं श्री सद्गुरुवे नमः। वाङ्मय नंबर 4 साधना पद्धतियों का ज्ञान और विज्ञान ऑडियो नंबर 78। पिछले ऑडियो में गुरुदेव ने हमें शारीरिक स्वास्थ्य की वृद्धि के लिए, बीमारी से निपटने के लिए और वृद्ध अवस्था में उत्पन्न होने वाली निर्बलता तथा अंगों के विकारों से बचने के लिए कुछ आसनों का विधि और लाभों सहित वर्णन किया था। गुरुदेव ने बताया कि पादहस्तासन अजीर्ण, कब्ज और पेट की अन्य अनेक खराबियों के लिए अत्यंत लाभदायक है। कमर के दर्द तथा तोन निकलने के लिए हस्त पाद अंगुष्ठ आसन को काफी लाभदायक बताया था। गुरुदेव ने समझाया कि पेट संबंधी शिकायतों को दूर करने में पश्चिमोत्तान आसन का खास महत्व है। भुजंग आसन के संबंध में गुरुदेव का कहना है कि पीठ का दर्द या थकावट तो सिर्फ एक बार भुजंग आसन करते ही दूर हो जाती है। इसी प्रकार गुरुदेव ने शलभ आसन और धनुष आसन की विधि और लाभों के बारे में भी हमें समझाया था। अब क्रमशः आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं सर्वांग आसन के बारे में। आसन विज्ञान में शीर्ष आसन का महत्व बहुत अधिक बतलाया गया है और कितने ही लेखकों ने उसे सब प्रकार की व्याधियों को मिटाने की अपूर्व विधि बतलाई है, पर अन्य लोग यह भी कहते हैं कि शीर्ष आसन सबके लिए उपयोगी नहीं। अनेक बार उससे स्वास्थ्य में भयंकर व्यतिक्रम होता देखा जाता है। कुछ भी हो, यह आसन बड़ी आयु के लोगों के लिए कठिन अवश्य है, इसलिए हम इस पुस्तक में उसका विशेष वर्णन ना देकर सर्वांग आसन की विधि देते हैं, जिसको एक विद्वान ने शीर्ष आसन का छोटा भाई कहा है। सर्वांग आसन एक प्रकार से विशुद्ध व्यायाम की तरह है। सारे शरीर को धीरे धीरे ऊपर की तरफ तानने से सभी अंगों को शक्ति प्राप्त होती है और रीढ़ की हड्डी का उत्तम व्यायाम हो जाता है। इस आसन की पूर्ण अवस्था में कंठ के भीतर रहने वाली थायराइड ग्लैंड अर्थात कंठमणि पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है और उसके द्वारा समस्त शरीर के स्वास्थ्य की उन्नति होती है। इसी दृष्टि से संभवतः इसका नाम सर्वांग आसन रखा गया है। सर्वांग आसन के लिए पहले एक कंबल बिछाकर पीठ के बल सीधा लेट जाइए। दोनों हाथ बगल में रहें और सारा शरीर ढीला छोड़ दिया जाए। फिर सांस भरकर दोनों पैरों को धीरे धीरे इतना उठाया जाए कि जमीन से एड़ियां लगभग 1 फुट ऊंची हो जाएं। उस अवस्था में 4-5 सेकंड रुककर सांस को निकालकर फिर भर लीजिए और पैरों को फिर धीरे धीरे उठाते जाइए, जिससे अंत में वे कमर के ऊपर बिल्कुल सीधे समकोण की अवस्था में आ जाएं। इस अवस्था में भी कुछ सेकंड रुककर टांगों को फिर कुछ सिर की तरफ झुकाइए और तब दोनों हाथों से पीठ को कुछ सहारा देकर छाती तक के धड़ को ऊपर की तरफ तान दीजिए। इसमें धीरे धीरे इस बात का प्रयत्न किया जाता है कि ठोड़ी छाती से छूने लगे। ऐसा होने से ही थायराइड गिल्टी पर दबाव पड़कर उसका व्यायाम होता है। योग शास्त्र की परिभाषा में इसको जालांधर बंद कहते हैं, पर व्यायाम की दृष्टि रखने वाले को इसके लिए कोई विशेष प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं। शरीर को ऊपर तानते हुए स्वाभाविक रीति से जितना दबाव पड़ जाए उतना ही ठीक है। कुछ लोगों का मत है कि सर्वांग आसन करते समय पीठ को हाथों से सहारा नहीं देना चाहिए, वरन हाथों को पूर्ववत जमीन पर फैलाए हुए पीठ की पेशियों के आधार पर ही शरीर को तानना चाहिए। जिन लोगों का शरीर काफ़ी सशक्त और स्वस्थ हो, वे थोड़ी देर इस अवस्था का भी अभ्यास कर सकते हैं, पर सबके लिए इसकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि हाथों का सहारा ना रहने से शरीर को बिल्कुल सीधा रखना और उसका हिलना डुलना ना होना कठिन होता है। सर्वांग आसन की पूर्ण स्थिति आ जाने पर आरंभ में उसमें आधा या 1 मिनट रहना ही पर्याप्त है। फिर जिस क्रम से पैरों
और पीठ को ऊपर की तरफ ताना गया था, उसी क्रम से उनको नीचे की तरफ लाकर सीधे लेटने की अवस्था में ले आना चाहिए। जब अभ्यास बढ़ता जाए तो 4-5 मिनट तक आसन की पूर्ण अवस्था में स्थिर रहना चाहिए। वैसे जो लोग केवल सर्वांग आसन का ही व्यायाम करते हैं, वे लगभग आधा घंटा तक उसी स्थिति में बने रहते हैं और उसके बाद आधा घंटा तक शव आसन में पड़े रहकर विश्राम करते हैं। पर हम सब लोगों से इतना समय लगा सकने की आशा नहीं कर सकते, इसलिए साधारण स्थिति में 5 मिनट तक इस आसन को करना पर्याप्त होता है। स्वास्थ्य संबंधी अन्य लाभों के साथ इस आसन से वीर्य के शुद्ध और स्वस्थ होने में सहायता मिलती है। जिनको इस प्रकार की कोई वीर्य संबंधी शिकायत हो, वे सर्वांग आसन का अभ्यास करके बिना किसी औषधि के पूर्णतः निरोग हो सकते हैं और दाम्पत्य जीवन का संतोषजनक रीति से निर्वाह करने की स्वाभाविक शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ये सब गुण थायराइड का व्यायाम होने और उसके रस के ठीक परिमाण में निकलने से ही उत्पन्न होते हैं। इस दृष्टि से सर्वांग आसन बड़ा उपयोगी माना गया है। अगला आसन है हल आसन। शारीरिक व्यायाम और स्वास्थ्य की उन्नति की दृष्टि से हल आसन का स्थान बहुत ऊंचा है। इसकी क्रिया बहुत कुछ आधुनिक जिम्नास्टिक से मिलती हुई है और इसके अभ्यास से भीतरी अंगों का व्यायाम होने के साथ बदन में इतना लोच आ जाता है कि वृद्ध अवस्था का प्रभाव बहुत समय तक दिखाई नहीं पड़ता। एक दृष्टि से हल आसन को सर्वांग आसन का बढ़ा हुआ रूप भी कह सकते हैं। इसकी पहली 3-4 अवस्थाएं सर्वांग आसन के समान ही होती हैं। अंतर इतना ही होता है कि शरीर को ऊपर की तरफ सीधा खड़ा कर देने के बजाय पीछे की तरफ मोड़ दिया जाता है और पैरों को सिर के पास ही जमीन से लगा देते हैं। यह क्रिया बहुत कुछ वैसी ही होती है जैसी बालकों के कला खाने के समय दिखाई पड़ती है। पहले आसन बिछाकर पीठ के बल बिल्कुल सीधे लेट जाइए। दोनों हाथ बगल में सीधे पड़े रहें। हाथों को जैसे का तैसा रखते हुए सर्वांग आसन की तरह दोनों पैरों को मिले हुए रखकर थोड़ा थोड़ा करके ऊपर उठाइए और बीच में कुछ सेकंड रुककर सांस को निकालते और भरते चलिए। जब पाँव कमर के साथ समकोण बनाने लगे, अर्थात दोनों टांगें ऊपर की तरफ बिल्कुल सीधी हो जाएं, तब पुनः सांस लेकर टांगों को सिर की तरफ झुकाते जाइए, यहाँ तक कि पैर सिर के पास ही जमीन से लग जाएं। यह हल आसन की प्रथम अवस्था हो जाती है, पर इसका अभ्यास भी धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। जिनका पेट मोटा होगा या रीढ़ की हड्डी कड़ी पड़ गई होगी, वे जमीन पर शीघ्र पैर नहीं लगा सकेंगे। अगर जबरदस्ती लगाने की कोशिश की जाएगी तो किसी हड्डी में खराबी आ जाने की संभावना रहेगी। इसलिए जितनी शक्ति हो और जैसी शरीर की अवस्था हो, उसी के अनुसार पैरों को प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा अधिक झुकाने की चेष्टा करनी चाहिए और अगर पैरों के ठीक तरह लगने में 1-2 महीने भी लग जाएं, तो इसमें कोई हानि नहीं समझनी चाहिए। जमीन से पैर के अंगूठों को छू जाने के बाद जहाँ तक संभव हो, कमर को ऊंचा उठाते हुए पैर के पंजों को सिर से दूर हटाने का प्रयत्न करना चाहिए। इससे ठोड़ी छाती के पास आती जाती है और थायराइड गिल्टी पर दबाव पड़ता जाता है। इस प्रकार सर्वांग आसन द्वारा जिस प्रकार शरीर का नवीनीकरण होता है, वैसा ही हल आसन द्वारा भी होता है। यह प्रक्रिया पढ़ने में बहुत लंबी जान पड़ती है, पर इस सब में 1 मिनट से अधिक समय नहीं लगता। पैरों को उठाना आरंभ करने और 3-4 बार 4-4, 5-5 सेकंड ठहरने में आधी मिनट का समय लगेगा और आधी मिनट पैर के अंगूठों को जमीन से लगाए रहा जाए। इसके बाद पुनः
पैरों को जमीन पर लाकर फिर से आसन आरंभ किया जाए। इस प्रकार 5 मिनट में 5 बार आसन करने से अच्छा व्यायाम हो जाता है। यह 5 मिनट का व्यायाम पहले ही दिन नहीं करना चाहिए। ठहर-ठहर कर धीरे-धीरे ही अभ्यास बढ़ाना चाहिए, जिससे शरीर में किसी प्रकार की क्लांति प्रतीत ना हो, वरन उत्साह तथा प्रसन्नता का भाव बना रहे। हलासन से पीठ और पेट का बड़ा अच्छा व्यायाम हो जाता है। इसमें रीढ़ की हड्डी सब आसनों की अपेक्षा अधिक झुकती है, जिससे युवावस्था का अनुभव होने लगता है। साथ ही आमाशय और पाचन संस्थान के सब अंगों पर भी पूरा प्रभाव पड़ता है और आहार के परिपाक करने की शक्ति बढ़ने लगती है। जिन लोगों के यकृत और तिल्ली बीमारी के कारण बढ़ गए हों, उनको इस आसन से आराम हो जाता है, पर यह तभी हो सकता है जब रोग आरंभ होने के बाद शीघ्र ही इस उपाय को किया जाए। जिन लोगों के यकृत और तिल्ली काफ़ी बढ़ गए हैं, उनको तो हल आसन का निषेध है। ऐसे लोगों को भुजंग आसन और शलभ आसन जैसे आसनों से पेट की अवस्था को सुधारना होगा। अनेक अभ्यासी हल आसन के अंत में दोनों हाथों के पंजों का गस्सा सा बनाकर माथे के नीचे लगा लेते हैं और छाती को भी ऊपर की तरफ तान देते हैं, पर रीढ़ की हड्डी पर इतना अधिक जोर बाल्यावस्था और युवावस्था में ही डाला जा सकता है। अधेड़ आयु वालों के लिए ऊपर बतलाई विधि ही पर्याप्त है। अगला आसन है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। बैठकर किए जाने वाले प्रसिद्ध आसन जैसे पद्मासन और सिद्ध आसन अधिकांश में ध्यानात्मक होते हैं, पर कई व्यायामात्मक आसन भी बैठकर किए जाते हैं, जिनकी विधि यहाँ दी जाती है। बैठकर किए जाने वाले आसनों में अर्ध मत्स्येंद्र आसन विशेष रूप से लाभजनक है। कहा जाता है कि सुप्रसिद्ध हठ योगी मत्स्येंद्र नाथ प्राय इसी आसन पर बैठा करते थे और इसी कारण इसका यह नाम पड़ गया। पहले आसन के ऊपर दोनों पैरों को फैलाकर कमर को सीधी रखते हुए बैठिए। बाएं पैर के घुटने को मोड़कर उसकी एड़ी को गुदा के नीचे दबाकर बैठिए या उसे चूतड़ से सटाकर बैठिए। फिर दाहिने पैर के घुटने को इतना ऊपर की तरफ उठाइए कि उसका पंजा बाएं पैर के घुटने से छू जाए। इस अवस्था में बाएं हाथ दाहिने पैर के घुटने के पास ले जाकर उसी पैर के अंगूठे को पकड़िए और दाहिने हाथ को पीछे की तरफ ले जाते हुए सर को दाहिनी ओर मोड़कर ठोड़ी से दाहिने कंधे को छूने का प्रयत्न कीजिए। यही इस आसन की पूर्ण अवस्था है। यह आसन अधिक कठिन ना होते हुए भी रीढ़ की हड्डी के व्यायाम के लिए बहुत लाभदायक है। पश्चिमोत्तासन और हल आसन में तो रीढ़ केवल आगे और पीछे की तरफ मुड़ती है, पर स्वास्थ्य की दृष्टि से उसका अगल-बगल मोड़ना भी आवश्यक है। यह कार्य इस आसन से होता है। इसके लिए एक बार बाएं पैर को नीचे रखकर ठोड़ी को दाएं कंधे से लगाना चाहिए और दूसरी बार दाएं पैर को नीचे रखकर दाएं हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को पकड़कर ठोड़ी बाएं कंधे से लगाना चाहिए। इस प्रकार अभ्यास करने से रीढ़ की हड्डी दाएं और बाएं दोनों तरफ मुड़ने लगती है। इससे कमर, पीठ और जोड़ों के दर्द में बहुत शीघ्र ही लाभ होता है। इसकी पूर्ण अवस्था में 5-10 सेकंड ठहरना ही पर्याप्त है। प्रतिदिन 5-6 बार करने से ठीक लाभ हो सकता है। अगला आसन वज्र आसन। दोनों पैर फैलाकर आसन पर बैठ जाइए। पहले बाएं पैर को मोड़िए और बाएं हाथ की सहायता से उसके पंजे और एड़ी को बाएं चूतड़ से दबा दीजिए। फिर इसी प्रकार दाएं पैर को मोड़कर उसके पंजे को दाहिने चूतड़ से दबाकर बैठ जाइए।
दोनों कुछ तिरछे करके आपस में मिला लिए जाएं। इस प्रकार दोनों पैरों के पंजों पर ही समस्त शरीर का बोझ पड़ जाता है। यह व्यायाम जनेंद्रिय की निर्बलता और दोषों को दूर करने के लिए लाभदायक माना गया है। इसके द्वारा उक्त अंगों में रक्त का संचार बढ़कर शक्ति प्राप्त होती है। बहुत से योगाभ्यास करने वाले इस आसन का ध्यानात्मक रूप में प्रयोग करके पर्याप्त समय तक इसी पर बैठे रहते हैं, पर व्यायाम की दृष्टि से अभ्यास करने वालों को एक बार में आधी या चौथाई मिनट तक ठहर कर 8-10 बार आसन कर लेना ठीक रहता है। इसमें पैरों के तलवे अधिकांशतया ऊपर की ओर हो जाते हैं और उन दोनों को मिलाकर ही उन पर बैठा जाता है। अगला आसन है बक आसन। यह आसन विशेष रूप से हाथों का व्यायाम करने के लिए है। पैरों को तो सामान्यतः चलने फिरने में काम लायक व्यायाम हो जाता है, पर जो लोग व्यापार, व्यवसाय या पढ़ने लिखने का कार्य करते हैं, उनके हाथ प्राय निर्बल रह जाते हैं। इसलिए अन्य व्यायामों के साथ हाथों को मजबूत बनाने वाला कोई आसन भी अवश्य करना चाहिए। इसके लिए पहले आसन पर उकड़ू बैठकर दोनों हाथों की हथेलियों को जमीन पर जमाकर सारे शरीर को उन्हीं के बल से ऊपर की ओर उठाना चाहिए। दोनों पैरों के पंजे भी आपस में मिले रहने चाहिए। यह आसन हाथों को घुटनों के बाहर या भीतर रखकर दोनों प्रकार से किया जा सकता है। हाथों की शक्ति बढ़ने के साथ ही पेट के भीतरी भागों पर भी इसका लाभदायक प्रभाव पड़ता है। अगला आसन गौमुख आसन। इस आसन के लिए उसी प्रकार दोनों घुटने मोड़कर बैठा जाता है, जैसा कि वज्र आसन में बतलाया गया है। दोनों पंजे जमीन से सटे रहें और उन पर बैठकर शरीर बिल्कुल सीधा ऊपर की ओर तना रहे। शरीर का अधिकांश भार एड़ियों पर रहना चाहिए। तब बायां हाथ ऊपर की ओर उठाकर पीठ की ओर मोड़कर पीछे की तरफ ले जाइए और दाहिने हाथ को नीचे की तरफ बगल से ऊपर ले जाकर बाएं हाथ की तर्जनी उंगली पकड़ने की चेष्टा की जाए। जिसका शरीर अधिक मोटा ना होगा, वह सहज ही उंगली पकड़ सकते हैं, पर यह ध्यान रखना आवश्यक है कि उंगली पकड़ते समय समस्त शरीर पूर्ववत सीधा और जैसी की तैसी अवस्था में रहे। किसी तरफ जरा भी झुकना या मुड़ना ना चाहिए। दूसरी बार दाहिने हाथ को ऊपर उठाकर पीठ के पीछे ले जाइए और बाएं हाथ से उसकी अंगुली को पकड़ें। इस प्रकार अदल-बदल कर अभ्यास करने से छाती और हाथों को विशेष लाभ होता है और जनेंद्रिय वाला अंग भी मजबूत बनता है। अगला आसन चक्र आसन। यह एक ऐसा मनोरंजक व्यायाम है जिससे सहज ही में सब अंगों में स्फूर्ति आती है और शरीर हल्का तथा कसा हुआ बनता है। यद्यपि अनेक तो इसे खड़े होकर पीछे की तरफ झुकते हुए जमीन से हाथ लगा देने की विधि से करते हैं, पर बड़ी उम्र में व्यक्ति के लिए उस तरह करना कठिन है। उनके लिए सरल विधि यह है कि एक कंबल बिछाकर लेट जाइए, हाथों को भी सिर के ऊपर सीधे फैलाकर जमीन पर रखिए। फिर हाथ और पैरों के पंजों के बल पर कमर को ऊपर की तरफ को उठाइए। एक दिन में अधिक न उठा जाए तो भी लगातार प्रयत्न करने से थोड़े समय में कमर काफ़ी ऊंची होकर शरीर कमान की तरह गोल होने लग जाता है। इस अभ्यास द्वारा पेट, पीठ, कमर के अंगों को बहुत फायदा पहुंचता है। मनुष्य की रीढ़ की हड्डी जो प्राय आगे की ओर झुका करती है, वह इस आसन द्वारा उल्टी झुकने से उसकी स्थिति स्वाभाविक बन जाती है। अगला आसन आकर्ण धनुष आसन। दोनों पैरों को फैलाकर आसन पर बैठ जाइए।
दाएं पैर को बिल्कुल सीधा और जमीन से मिला हुआ रखकर दाएं हाथ से उसका अंगूठा पकड़ लीजिए, जैसे पश्चिमोत्तान आसन में पकड़ा जाता है। तत्पश्चात बाएं पाँव का अंगूठा बाएं हाथ से खींचकर बाएं कान के पास तक लाने का प्रयत्न कीजिए। दूसरी बार बाएं पैर को सीधा रखकर और उसके अंगूठे को बाएं हाथ से पकड़कर दाहिने हाथ द्वारा दाएं पैर का अंगूठा बाएं कान के पास खींचकर लाइए। इस प्रकार का अभ्यास करने में मनुष्य की वही स्थिति हो जाती है जैसे जोर से धनुष को खींचने में होती है। इसी से इसका नाम आकर्ण धनुष आसन रखा गया है। इस आसन से हाथ, पैर, घुटना, जांघ आदि अंगों का अच्छा व्यायाम हो जाता है और इनके जोड़ों को चलने फिरने का अवसर मिलता है। अगला आसन है गरुड़ आसन। सीधे खड़े होकर बाएं पैर को दाहिने में बेल की तरह लपेट लीजिए। फिर दोनों हाथों को भी इसी तरह लपेटिए, जिससे पैर और हाथों में स्नायुओं पर काफी खिंचाव पड़े। इस प्रकार लपेटने से जब दोनों हथेलियां मिल जाती हैं, तो उनकी आकृति गरुड़ की चोंच के समान हो जाती है। जो पैर लपेटा जाता है, उसके अंगूठे को जमीन पर लगाने से पैर के स्नायु खिंचते हैं, जिससे उनकी त्रुटियां दूर होती हैं। इस आसन को बार-बार पैर बदलकर करना चाहिए। जब पैर लपेट लिए जाएं, तो यथासंभव नीचे की तरफ पैरों को झुकाकर ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि लपेटे हुए पैर का पंजा जमीन से छू जाए। गरुड़ासन से घुटने के दर्द, पैर के दर्द, हाथ के दर्द में लाभ होता है। इससे इन सब अंगों के स्नायु खिंचकर उनकी उन्नति होती है। अंडकोश की वृद्धि में भी इस आसन का अभ्यास करने से लाभ प्राप्त होता देखा गया है। अगला आसन है शव आसन या दंड आसन। जब अन्य प्रकार के आसनों के करने से शरीर को काफी परिश्रम करना पड़े, तो अंत में सब अंगों को विश्राम देने के लिए शव आसन करना चाहिए। इसके लिए जमीन पर चारों हाथ पैरों को फैलाकर और सब शरीर को ढीला करके ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि किसी अंग में जरा भी तनाव ना रहे। जिस प्रकार छोटा बच्चा अपने अंगों को पूर्ण रूप से शिथिल करके बिस्तर पर पड़ा रहता है, वही क्रिया शव आसन में की जानी चाहिए। शवासन में हाथ व पैर खूब फैला दिए जाते हैं और दंड आसन में उनको मिलाकर रखा जाता है, लेकिन दोनों का उद्देश्य शरीर का पूर्ण रूप से शिथिलीकरण ही है। इस अवसर पर सांस को भी ऐसे स्वाभाविक तरीके से लेना चाहिए जिससे जरा भी शब्द ना हो और वह धीरे धीरे बिना प्रयास के चलती रहे। साथ ही मन की सब वृत्तियों को भी समेटकर सब प्रकार का सोचना विचारना बंद कर देना चाहिए। इस प्रकार 10-15 मिनट शरीर और मन को पूर्ण विश्राम देने से सब थकावट जाती रहती है और एक अपूर्व ताजगी का अनुभव होने लगता है। इसके आगे का भाग क्रमशः अगले ऑडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को प्रणाम। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। वंदे मातरम। सभी को प्रणाम। वाग्मय अर्थात शब्द, विचार, भावनाओं का दिव्य देव संग्रह परम पूज्य गुरुदेव युग दृष्टा की इस धरोहर को ऑडियो रूप में सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, नोटिफिकेशन ऑन करें, गुरुवाणी जन जन तक पहुँचाएं। जय महाकाल। हृदय से आभार।